नमस्कार दोस्तों, आरपीएससीएस ट्रेन पे आप सभी का स्वागत है। सिलेबस का हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियोलॉजी। थोड़ी सी बड़ी यूनिट है तो पहले इसकी शुरुआत कर लेते हैं एम्ब्रियोलॉजी की। ये हमारी ग्रेजुएशन लेवल की यूनिट है और हमारी 6 नंबर की यूनिट है और इसका पार्ट फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे। एम्ब्रियोलॉजी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एम्ब्रियो वर्ड की बात कर रही हूँ, एम्ब्रियो और लॉजी, यानी यहाँ पर एम्ब्रियो की स्टडी करी जाएगी, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है। और एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान, इसके बारे में मैंने थोड़ी सी सिंपल सी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख दी है। ये हमारी बायोलॉजी की एक ब्रांच है और इस ब्रांच के अंतर्गत बच्चे के जन्म लेने तक का जो अध्ययन होता है वो सारा का सारा किस में होता है, एम्ब्रियोलॉजी में होता है। यहाँ पर स्टडी ऑफ एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है। साथ ही फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी अरिस्टोटल है और फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी वॉन बेयर है। इम्पॉर्टेंट है दोनों ही नाम। तो अरिस्टोटल की एक पुस्तक है या फिर ग्रंथ मान लो आप, डी जनरेशन एनिमलियम, जानवरों की पीढ़ी। इसमें उन्होंने बताया था कि मतलब जीव किस तरीके से प्रजनन करते हैं उसके बारे में इन्होंने इसकी बताया था। अरिस्टोटल साइंटिस्ट है हमारे, तो इन्होंने बताया था इसके बारे में। और डेवलपमेंट बायोलॉजी यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की जो स्टडी होती है वो डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत होती है। डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी होती है। अब ये जो है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी के बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं जो हमारी फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो उसमें हम ज़्यादा थ्योरीज के डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली वो इनके नाम से रिलेटेड पूछा जाता है या फिर साइंटिस्ट से रिलेटेड पूछा जाता है कि किस साइंटिस्ट ने दी थी, तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो हम पहली जो थ्योरी है वो देख लेते हैं। फ्री फॉर्मेशन थ्योरी है हमारी पहली, और ये थ्योरी है, इस सिद्धांत के अनुसार एम्ब्रियो एक सूक्ष्म रूप में ओवम या स्पर्म में उपस्थित होता है। जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी में ये बताया गया है कि एम्ब्रियो का एक सूक्ष्म रूप है, या तो वो ओवम में प्रेजेंट रहेगा या फिर स्पर्म में प्रेजेंट रहेगा। आगे जाकर ये थ्योरीज एक दूसरे का खंडन करती रहेंगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये प्री फॉर्मेशन थ्योरी आ गई अपनी। और इस थ्योरी के 2 पार्ट है, एक है ऑब्वियस थ्योरी और दूसरी है स्पर्माइड्स थ्योरी, यानी ऑब्वियस सिद्धांत और शुक्राणु सिद्धांत। इसमें ये बताया गया है कि जो एम्ब्रियो का जो सूक्ष्म रूप है वो किस में प्रेजेंट होगा, ओवम में होगा। और स्पर्मिड्स थ्योरी में ये बताया गया है कि जो हमारा जो एम्ब्रियो है इसका सूक्ष्म रूप स्पर्म में उपस्थित होगा, यानी ओवम में रहेगा तो ऑब्वियस थ्योरी होगी और स्पर्माइड्स में रहेगा तो ये स्पर्म में रहेगा तो स्पर्माइड्स थ्योरी होगी। ये प्री फॉर्मेशन थ्योरी है। और अब हम आगे पढ़ेंगे, वो है हिपोक्रेटिस, यानी हिपोक्रेटिस एक साइंटिस्ट थे और इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, मतलब मेडिसिन का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेटिस को। इन्होंने ये बताया था कि वायु, अग्नि, जल एवं मृदा मिलकर के निर्माण करते हैं एम्ब्रियो का। ये इनका एक कथन था जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा तो राइट कर दिया। और दूसरी हमारी जो थ्योरी है वो एपिजेनिक थ्योरी है, ये वुल्फ ने दी थी और वुल्फ साइंटिस्ट ने ये खंडन कर दिया था, प्री फॉर्मेशन थ्योरी का बिल्कुल पूरी तरीके से खंडन कर दिया था। इन्होंने कहा कि ह्यूमन एम्ब्रियो का जो सूक्ष्म रूप है ना तो स्पर्म में होता, ना ही तो स्पर्म में उपस्थित होता, ना ओवम में रहता। दोनों ही ये बात जो कही है ये गलत है। और इन्होंने जो बताया था वो ये बताया था कि एम्ब्रियो के विभिन्न अंगों का जो विकास है वो उत्तरोत्तर एवं क्रमिक रूप से होता है। तो क्वेश्चन होता है वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि ये लाइन दे दी जाएगी और 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, फिर थ्योरीज के नाम दे दिए जाएंगे।
वहाँ से हमारे उस वक्त हमारे, अब जब पढ़ते हैं तो क्लियर है, लेकिन उस वक्त प्रेशर इतना रहता है कि हमें पता ही नहीं रहता कि क्या लिखा हुआ है। तो इनको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना आप। अब थर्ड है हमारी जर्म लेयर थ्योरी है। जो जर्म लेयर थ्योरी में ये बताया गया है, जैसे एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट हो रहा है तब 3 लेयर उसमें अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तब तो वो एक एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होती हैं, आप सभी को पता ही है। तो उसमें जो एक्टोडर्म होती है वो तो बाहर की होती है, और जो मेसोडर्म होती है वो मिडल लेयर होती है, और एंडोडर्म होती है वो इनर लेयर होती है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तब की बात है। तो ये तीनों लेयर उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो पंडर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मुर्गी में 3 जर्म लेयर बताई थी, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। ये पंडर ने बताई थी, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। और एक साइंटिस्ट और है कैवल वेस्ली, तो इन्होंने एम्फिओक्सिस में 3 जर्म लेयर बताई थी। पंडर ने तो मुर्गी में बताई थी और इन्होंने एम्फिओक्सिस में बताई थी। तो बियर लो, ये भी देखना आप, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान पहले बड़े ग्रुप के लक्षण प्रकट होते हैं। जब इन्होंने बताया कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उस दौरान बड़े ग्रुप के कैरेक्टर होते हैं वो पहले शो अप होते हैं, और ह्यूमन एम्ब्रियो में कोर्डेटा के लक्षण पहले आएंगे और बाद में क्रमिक रूप से जैसे क्लास, ऑर्डर, जीनस, ईटीसी लक्षण प्रकट होते हैं। बियर लॉ ने ये बताया कि जब ह्यूमन जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है तब सबसे पहले जो कोर्डेटा है उसके लक्षण आएंगे, उसके बाद में वो डिवाइड होंगे, क्लास, ऑर्डर, जीनस इस तरीके से प्रकट होंगे। ये बियर लॉ में ये बात कही गई है। ये जो आज मैं आपको बता रही हूँ इनका आपको पढ़ना है, ज़्यादा वो नहीं है कि बस दिमाग में ये रहना है कि इस लॉ में ये कहा गया था, जो आपको याद ही करना है। ठीक है, अब हमारा है बायोजेनेटिक लॉ यानी रिकैपिचुलेशन थ्योरी। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, रिकैपिचुलेशन थ्योरी वाला। रिकैपिचुलेशन थ्योरी वाला ये इम्पॉर्टेंट है। ये दिया गया था 1880 में दिया गया था, और इसका मतलब होता है, रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है पुनरावर्तन, और बायोजेनेटिक का जाति आवर्तन नियम। अब रिकैपिचुलेशन थ्योरी है ये, तो अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि रिकैपिचुलेशन थ्योरी तो ओनली अर्नेस्ट हैकेल ने दी थी। नहीं, ये ना, यहाँ से क्वेश्चन गलत होना की संभावना रहती। जो रिकैपिचुलेशन थ्योरी है ये तो दी थी मूलर ने दी थी, और मोस्टली आपको अर्नेस्ट हैकेल ही लिखा हुआ मिलेगा। तो ये रिकैपिचुलेशन थ्योरी तो दी थी मूलर ने, और ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेशन फाइलोजेनी ये अर्नेस्ट हैकेल की थी। मैं लिख देती हूँ आपको, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेशन फाइलोजेनी, यहाँ पर रिकैपिचुलेशन, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेशन फाइलोजेनी, ये अर्नेस्ट हैकेल की है। दोनों ये चीज़ें मिलकर के बायोजेनेटिक लॉ बन जाएगा। समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है। जैसे अब मैं एक चीज़ और बताती हूँ, थोड़ा सा और इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट भी है। तो जैसे ऑन्टोजेनी है, क्या है, ऑन्टोजेनी है। इस ऑन्टोजेनी का मतलब ये होता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, किसका डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। और जबकि फाइलोजेनी यानी ये फाइलोजेनी है, इस फाइलोजेनी का मतलब होता है कि स्पीसीज इवोल्यूशन। क्या, स्पीसीज इवोल्यूशन, ये हो गया। अब जैसे थोड़ा सा और समझते हैं इसको कि जैसे ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, यानी ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी यानी व्यक्तिगत पीढ़ी फाइलोजेनी की एक छोटी पुनरावृत्ति है। यानी ये जो ऑन्टोजेनी है वो फाइलोजेनी की पुनरावृत्ति है। फाइलोजेनी में क्या होता है, स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है,
और ऑन्टोजेनी में क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि जैसे जाइगोट है, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। जैसे जाइगोट है, इधर मैंने जाइगोट ले लिया, ठीक है। जाइगोट में जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है तो सबसे पहले आपको पता है ये सिंगल सेल्ड होता है। ये जो जाइगोट है ये सिंगल सेल्ड होता है। और जो फाइलोजेनी है हमारा, फाइलोजेनी में स्पीसीज इवोल्यूशन होता है। जैसे इधर इधर प्रोटोजोआ आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ गया तो ये भी सिंगल सेल्ड होता है, और ये जो प्रोटोजोआ ये भी सिंगल सेल्ड होता है। तो ये कर रहा है ना, यानी ऑन्टोजेनी रिपीट किसको कर रही है, फाइलोजेनी को कर रही है। जैसे अब जाइगोट के बाद में क्या आता है, जाइगोट के बाद में जैसे मोरूला आ जाता है, मोरूला आता है। तो ये मोरूला सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, आपको पता है। जैसे इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। तो प्रोटोजोआ के बाद में पोरीफेरा आता है। पोरीफेरा में आप सबको पता है कि स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर मोरूला की और पोरीफेरा की हार्ड होती है। यानी ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी हो रहा है, हाँ हो रहा है। और जैसे मोरूला के बाद में आपको पता है कि इधर ब्लास्टुला आ जाता है, ब्लास्टुला, और इधर पोरीफेरा के बाद में सिलेंड्रेटा आता है। तो इसकी हॉलो कैविटी होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है कि हॉलो कैविटी सी बनती है। और सिलेंड्रेटा की भी जो स्ट्रक्चर होती है वो हॉलो होती है। तो ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी ये होते हैं, समझ में आ गया होगा शायद। अब मान लीजिए जैसे टैडपोल लार्वा है, तो टैडपोल लार्वा में आप सभी को पता है जैसे टेल पाई जाती है, स्लीट्स गिल स्लीट्स पाए जाते हैं। और इसके साथ में एक्वाटिक होते हैं, ये ओनली एक्वाटिक होते हैं। लेकिन ये जो सारे के सारे जो करेक्टर हैं ये फिश में भी होते हैं। यानी ये भी ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी है, क्योंकि इसके बाद में ही ये जो टैडपोल लार्वा है जो फ्रॉग में कन्वर्ट होते हैं। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है, फिश वाला भी। और वो मैंने दोनों को समझाने के, जैसे ऑन्टोजेनी और फाइलोजेनी दोनों चीज़ों को समझाने के लिए वो बताया था। और एक ये भी है रेप्टाइल्स, आर्कियोप्टेरिस और बर्ड्स, ये भी ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी का ही एग्जाम्पल है, इम्पॉर्टेंट है। अगली है हमारी जर्म प्लाज्म थ्योरी। कौन सी है, जर्म प्लाज्म थ्योरी। और ये ना बीजमैन और विजमैन, कई जगह ये लिखा आता है लेकिन मोस्टली सही यही होगा, विजमैन ही है। लेकिन कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ मिलता है हमें। जनन द्रव्य सिद्धांत, जीव में हमें पता है कि दो प्रकार के जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, दो प्रकार के होते हैं प्रोटोप्लाज्म। एक तो जर्म प्लाज्म होता है, एक सोमेटोप्लाज्म होता है। अब ये जो जर्म प्लाज्म है ये जनन कोशिका में प्रेजेंट होते हैं, यानी जर्म प्लाज्म है वो जनन कोशिका में उपस्थित होता है, और सोमेटोप्लाज्म है ये कायिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। अब ये जर्म प्लाज्म है आगे, ये जर्म प्लाज्म है आगे ये जर्म प्लाज्म थ्योरी है हमारी। और इसमें हम बात कर रहे थे कि जो जर्म प्लाज्म है वो आगे हेरिडिटी में भाग लेता है, यानी वंशागति में भाग लेता है। सोमेटोप्लाज्म है वो वंशागति में भाग नहीं लेता। ये जर्म प्लाज्म थ्योरी है अपनी, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, विजमैन। आगे चलते हैं, मॉजिक थ्योरी है। मॉजिक थ्योरी है जो विलियम रॉक्स की है, ये आप सिर्फ नाम याद रख लेना यहाँ पर। रेगुलेटिव थ्योरी ये हैंस ड्रिच की है, यहाँ पर भी आपको सिर्फ नाम याद रखना है। और ये है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर थ्योरी एम्ब्रियोनिक इंडेक्शन, और इसके बारे में स्पेमान ने बताया था। बस ये आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं आप इनके। और अगली जो थ्योरी है वो पैनजेनेसिस थ्योरी है अपनी, डार्विन ने इसके बारे में बताया था, और ये 1868 में दी गई थी ये थ्योरी। और इसमें डार्विन ने ये बताया था कि शरीर की प्रत्येक सेल में जो एम्ब्रियो का सूक्ष्म रूप है वो उपस्थित होता है, और इसे हम जैम्यूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जैम्यूल कहते हैं। थोड़ा सा मैं और बताती हूँ इसके बारे में आपको। जैम्यूल कहते हैं कि जो हमारी बॉडी है, मतलब ओके शुरुआत करते हैं। पैनजेनेसिस थ्योरी की बात करें, जो हमारी बॉडी होती है
उस बॉडी में क्या होती है कि सोमेटिक सेल प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं? सोमेटिक सेल प्रेजेंट होती है। और ये सोमेटिक सेल क्या करती हैं कि इनकी कॉपी बना देती हैं। बॉडी में सोमेटिक सेल अपनी छोटी छोटी कॉपी बना देती हैं। ये कॉपी ब्लड में मुक्त हो जाती हैं। किस में हो जाती हैं? ब्लड में मुक्त हो जाती हैं। और डार्विन ने जो हमारी बॉडी में क्या होती है, सोमेटिक सेल्स होती हैं, और ये हमारी ब्लड में सोमेटिक सेल्स अपनी छोटी छोटी क्या बनाती हैं, कॉपीज बना देती हैं। कॉपीज बना देती हैं और ये ब्लड में क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है, जिनको डार्विन ने क्या कहा? डार्विन ने पैनजेनेसिस कहा। क्या कहा? पैनजीन्स का, और या फिर इनको जेम्यूल भी कहा। और ये जो पैनजीन हैं आगे जाकर के कहाँ चली जाती हैं? गोनेड में चली जाती हैं, गोनेड्स में चली जाती हैं, यानी जनन कोशिका होती है ना, उसमें ये जाकर के कलेक्ट हो जाती है, मतलब इकट्ठी हो जाती हैं। आगे चल कर के ये क्या करती हैं? गोनेड के अंदर कौन है? पैनजीन्स है। ये पैनजेनेसिस है हमारी, जो पैनजेनेसिस थ्योरी की जो पैनजीन या फिर जिनको जैम्यूल कहते हैं, ये आगे जाकर के गोनेड में चली जाती हैं, इकट्ठी हो जाती है वहाँ पर जाकर के। और फिर ये यहाँ से निकल कर के गैमिट फॉर्मेशन, यानी जो गैमिट फॉर्मेशन और उसकी स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं। ठीक है। अब प्रत्येक जो हमारा गैमिट है, यानी प्रत्येक गैमिट में क्या आ गई? अब पैनजेनेसिस आ गई, पैनजीन आ गए, मतलब ये पैनजीन आ गए। गैमिट में है ये पैनजीन? हाँ है। ये पैनजीन आगे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है ना, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। इस प्रकार इन्होंने बताने का प्रयास किया था, किसने? डार्विन ने, कि सोमेटिक सेल में उत्पन्न होने वाली जो वेरिएशंस होती है, मतलब सोमेटिक सेल्स में बहुत सारी जो वेरिएशंस आती हैं, ये वेरिएशंस पैनजेनिस, यानी ये जो वेरिएशंस आती हैं वो पैनजेनेसिस के माध्यम से आती हैं, और साथ में ही ये यहाँ से जर्म सेल्स में चली जाती हैं। किसके माध्यम से? पैनजीन्स के माध्यम से चली जाती हैं, और आगे जाकर के हेरिडिटी हो जाती। तो ये इन्होंने एक थ्योरी दी थी, पैनजेनेसिस की थ्योरी। तो एक बार मैं फटाफट बता देती हूँ आपको, रिपीट करती हूँ एक बार और, कि बॉडी के अंदर सोमेटिक सेल्स होती हैं, कॉपी बनाती हैं और ब्लड में चली जाती हैं। ठीक है। और यहाँ पर इनको जो नाम दिया था वो पैनजीन था, या फिर इनको जैम्यूल कहा गया। इसके बाद में ये गोनेड में जाकर के यहाँ पर क्या हो जाती हैं? कलेक्ट हो जाती हैं, और गोनेड में जाकर कलेक्ट होती हैं, और गोनेड में यहाँ पर किसका करती हैं? गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं, और उसकी स्ट्रक्चर में भी भाग लेती हैं। यहाँ से ये अब जो गैमेट है इसमें क्या उपस्थित है? पैनजीन उपस्थित है, और ये पैनजीन क्या करती हैं? स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का क्या करती हैं? फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है। आगे हमारी जो सोमेटिक सेल्स है उसमें बहुत सारी जो वेरिएशंस आती हैं, वो किसके माध्यम से आती हैं? पैनजीन के माध्यम से आती हैं, और पैनजीन के माध्यम से आगे जर्म सेल में चली जाती है, और इस तरीके से ये वंशागत हो जाती हैं, यानी हेरिडिटी हो जाती है। तो आई होप आपको थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस समझ में आ गए होंगे। लेकिन एक चीज़ है कि ये चीज़ें हैं वो आपको इतनी डीपली नहीं पूछी जाएंगी, मतलब यहाँ जो हमारे हैं तो इसमें सिर्फ नाम पूछा जाएगा। यहाँ से हमने सिर्फ शुरुआत की है, जो बेसिक चीज़ें थी अपनी एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड वो देखिए। जैसे एम्ब्रियोलॉजी को डिवाइड कर दिया एम्ब्रियोलॉजी में, यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी ऑफ एम्ब्रियो होता है, फादर देखा, मॉडर्न फादर देखा, डेवलपमेंट बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी और कुछ थ्योरीज थी वो देखी हमने, एपिजेनिक थ्योरी देखी, जर्म लेयर थ्योरी देखी, और बीएल लॉ देखा, बायोजेनेटिक लॉ देखा, इसको रिकैपिचुलेशन थ्योरी कहते हैं, और जर्म प्लाज्म थ्योरी देखी, और मॉजिक थ्योरी, रेगुलेटिव थ्योरी, प्राइमरी ऑर्गेनाइज थ्योरी, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, पैनजेनेसिस थ्योरी, ये सारी चीज़ें हमने आज कवर की हैं। एम्ब्रियोलॉजी हमने स्टार्ट कर दिया है, और इसके साथ में हम
एनिमल फिजियोलॉजी भी लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत लंबा है, तो हम धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप जो चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की हैं वो आपकी समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। भारत।